नमस्कार, आज हम राजस्थान की ज्योग्राफी में कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 7 जल संसाधन, सिंचाई परियोजनाएं एवं जल संरक्षण, वाटर रिसोर्सेज, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स एंड वाटर कंजर्वेशन। जल जीवन है और संपूर्ण प्रगति का आधार है। राजस्थान जैसे राज्य के लिए जल का महत्व और भी अधिक हो जाता है क्योंकि इसका आधे से अधिक भाग शुष्क एवं अर्ध शुष्क है, जहां वार्षिक वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर से कम है। इस प्रदेश में सूखा और अकाल सामान्य है तथा प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ जिले सूखे की चपेट में आते ही रहते हैं और प्रति 3-4 वर्ष में संपूर्ण राज्य ही सूखा और अकाल ग्रस्त हो जाता है। एक समय था जब अनेक मरुस्थलीय क्षेत्रों में पेयजल भी उपलब्ध नहीं था तथा इसके लिए अनेक किलोमीटर प्रतिदिन जाना होता था। वर्तमान में स्थिति में परिवर्तन आया है और अधिकांश क्षेत्रों में जल उपलब्ध होने लगा है, किंतु आज भी राज्य के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां अति सीमित जल उपलब्ध है। स्वतंत्रता के पश्चात राज्य के जल संसाधनों के विकास हेतु समुचित प्रयत्न किए गए हैं और वर्तमान में किए जा रहे हैं, किंतु राज्य की प्राकृतिक परिस्थितियों, विशेषकर जलवायु की प्रतिकूलता के कारण इसमें कठिनाई आ रही है। वर्तमान में राज्य न केवल स्वयं के जल संसाधनों का उपयोग कर रहा है, अपितु पड़ोसी राज्यों से जल प्राप्त कर आपूर्ति कर रहा है। राजस्थान में जल आपूर्ति के लिए जो जल संसाधन उपलब्ध हैं उनमें नदियां, झीलें, तालाब एवं भूजल प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न परियोजनाओं, विशेषकर नदी घाटी योजनाओं के अंतर्गत निकाली गई नहरें राज्य में जलापूर्ति का प्रमुख साधन हैं। जल संसाधनों के सीमित होते हुए भी राज्य में इनके विकास के पर्याप्त प्रयत्न किए जा रहे हैं। फलस्वरूप जलापूर्ति की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है। राज्य के जल संसाधनों का संक्षिप्त विवेचन अग्रलिखित है। सतही जल संसाधन, सरफेस वाटर रिसोर्सेज। राजस्थान के सतही जल संसाधनों में नदियां, झीलें तथा तालाब प्रमुख हैं। ये स्रोत प्राकृतिक हैं, किंतु इनसे नहरें निकालकर इनका व्यापक क्षेत्रों में उपयोग किया गया है। इस दृष्टि से जहां राज्य अपने स्वयं की नदियों के जल का उपयोग कर रहा है, वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की नदियों से भी साझी परियोजनाओं के माध्यम से जल प्राप्त करता है। नदियों की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति भारत के अन्य राज्यों की तुलना में अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ नदियाँ कम हैं और वे भी वर्ष पर्यंत प्रभावित नहीं होती। अधिकांश नदियाँ अन्य राज्यों से निकलकर यहाँ आती हैं तथा पुनः अन्य राज्यों में प्रवेश कर जाती हैं। चंबल के अतिरिक्त सभी नदियों में जल प्रवाह सीमित है तथा वे वर्षा काल में ही प्रवाहित होती हैं। अतः जल संसाधनों की दृष्टि से उनकी उपयोगिता सीमित है, किंतु राज्य की शुष्क दशाओं को दृष्टिगत रखते हुए उनकी अत्यधिक उपयोगिता है। राज्य की प्रमुख नदियाँ चंबल, बनास, लूणी, माही, पश्चिम बनास, बाणगंगा, बेड़ज, साबरमती, गंभीरी, सूकड़ी, काली सिंध, पार्वती, परवन आदि हैं। राज्य की प्रमुख नदियों में उपलब्ध संभावित जल की मात्रा निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है। तालिका 7.1 राजस्थान की प्रमुख नदियों से उपलब्ध जल की मात्रा। नदी घाटियाँ, संभावित उपलब्ध जल की मात्रा। तो चंबल है, लूणी है, बनास है, माही है। तो चंबल नदी के अंदर 1530 मिलियन घन मीटर में है, लूणी 263 मिलियन घन मीटर में है, बनास 1280 मिलियन घन मीटर में है, माही 1600 मिलियन घन मीटर में है, पश्चिम बंगाल 90 मिलियन घन मीटर में है, बाणगंगा 96 मिलियन घन मीटर में है, साबरमती 110 मिलियन घन मीटर में है, गंभीरी 106 मिलियन घन मीटर में है, सूकड़ी 255 मिलियन घन मीटर में है। तो सबसे ज़्यादा पानी का स्रोत जो है यहाँ पर माही का बता रखा है और उसके बाद चंबल नदी है और तीसरे नंबर पर आती है बनास। राजस्थान की उपयुक्त नदियों का जल प्रयोग सीधे नदियों से तथा इन पर बनाए गए बांधों से निकाली गई नहरों के माध्यम से किया जा रहा है, किंतु संपूर्ण संभावित उपलब्धता का 40% से कम ही वर्तमान में उपयोग में लिया जा रहा है। नदी बेसिन, रिवर बेसिन्स। जल संसाधनों की दृष्टि से नदी बेसिन एक महत्वपूर्ण इकाई है। राजस्थान में 15 नदी बेसिन चिन्हित किए गए हैं तथा इन्हें 58 उप बेसिनों एवं 541 सूक्ष्म जल ग्रहण क्षेत्र माइक्रो वाटरशेड एरियाज चिन्हित किए गए हैं। इन नदी बेसिनों के उपलब्ध
सतही जल एवं भंडारण तालिका 7.2 में दिया गया है। राजस्थान के नदी बेसिनों में उपलब्ध सतही जल एवं भंडारण की स्थिति। तो नदी बेसिन में क्या क्या आता है? शेखावटी, रूपा रेल, बाणगंगा, गंभीरी, पार्वती, साबी, बनास, चंबल, माही, साबरमती, लूणी, पश्चिम बंगाल, सूखली, जालोर के अन्य नाला बेसिन के अतिरिक्त क्षेत्र राजस्थान में, और जो इसका ऊपर मिलियन क्यूबिक मीटर में उपलब्ध जल निर्मित भंडारण में, तो ये चेंज होता रहता है इसके अंदर, है ना। तो अभी तो इसके अंदर इतना दे रखा है कि शेखावटी में उपलब्ध जल इतना है, निर्मित भंडारण इतना है, तो इतनी हमें यहाँ पर कैलकुलेशन याद करने की नीड नहीं होती है। तो हम ऐसे ओवरव्यू देख लेते हैं उसका एक बार। राजस्थान में सतही जल दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में अधिक है तथा पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्रों में कम। राज्य की भावी जलदाय योजना का निर्धारण नदी बेसिनों की जल उपलब्धता के आधार पर ही किया जाएगा। झीलों के माध्यम से भी राजस्थान में जलापूर्ति होती है और यह धरातलीय जल संसाधनों में महत्वपूर्ण है। राजस्थान में 2 प्रकार की झीलें, एक खारे पानी की, दूसरी मीठे पानी की। खारे पानी की झीलों के जल का उपयोग मात्र नमक तैयार करने हेतु होता है। उनका ना तो सिंचाई के लिए उपयोग संभव है और ना पेयजल के रूप में, किंतु राज्य में कुछ मीठे पानी की झीलें भी हैं जो जल आपूर्ति में महत्वपूर्ण हैं, जैसे जैसमंद, पिछोला, फतेह सागर उदयपुर, राजसमंद आना सागर, पुष्कर अजमेर, सिलीसेड अलवर, नवलखा झील बूंदी, कोलायत बीकानेर, गेव सागर डूंगरपुर, कायलाना झील जोधपुर आदि। इसमें उदयपुर के निकट स्थित जैसमंद झील विश्व की एक वृहद कृत्रिम झील मानी जाती है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में अनेक लगभग 450 तालाब एवं जलाशय हैं जिनमें वर्षा का जल एकत्र कर उसका उपयोग सिंचाई एवं पेयजल के रूप में किया जाता है। भूजल संसाधन अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। राजस्थान के संसाधनों में भूजल संसाधन महत्वपूर्ण है और इनका प्रयोग सदियों से किया जाता है। यद्यपि राज्य में भूजल की उपलब्धता सीमित है तथा जल स्तर भी नीचा है, किंतु अनेक प्रदेशों में यह भी एकमात्र जल का स्रोत है। वर्तमान समय में ट्यूबवेल द्वारा गहराई से अधिक जल प्राप्त किया जा रहा है और इससे जहां कृषि आदि को लाभ हो रहा है, वहीं अधिक दोहन से भूजल स्तर तीव्रता से नीचे होता जा रहा है, जो एक चिंता का विषय है। केंद्रीय भूमि जल विभाग के आंकड़ों के अनुसार भूजल संसाधन की क्षमता निम्न प्रकार से है। सिंचाई हेतु भूमि जल इतना प्रतिवर्ष क्यूबिक मीटर में यूज होता है। सकल ड्राफ्ट, शुद्ध ड्राफ्ट, इतनी इसकी क्षमता हो रखी है कि हम इतने केंद्रीय भूमि जल विभाग ने ना आंकड़ों के अनुसार भू जल संसाधन की क्षमता निम्न प्रकार से दे रखी है। तो यहाँ पर 5 प्रकार से दे रखे हैं। सिंचाई हेतु जल भूमि जल कितना है, सकल ड्राफ्ट, शुद्ध ड्राफ्ट, भूमि जल उपलब्धता की संभावना और भूमि जल विकास की आस्था। राज्य में अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर में 50% से अधिक उपलब्ध भूमि जल को उपयोग में लिया जा रहा है। दूसरी ओर जैसलमेर, चूरू, बीकानेर में इसका 10% से भी कम उपयोग हो रहा है। राज्य में भूमि जल का उपयोग सिंचाई के साथ साथ पीने के पानी के लिए तथा औद्योगिक उपयोग के लिए भी किया जाता है। राज्य में भूजल की उपलब्धता में एक और क्षेत्रीय असमानता है तो दूसरी ओर विभिन्न ऋतुओं में भी इसकी उपलब्धता में अंतर पाया जाता है। वर्षा काल में यह पर्याप्त उपलब्ध होता जा रहा है जहाँ तथा जल स्तर भी उच्च होता है, तो दूसरी ओर ग्रीष्म काल में जल स्तर निम्न हो जाता है तथा जल की मात्रा में भी कमी आ जाती है। इधर भूजल का स्तर काफ़ी निम्न हो गया है। राज्य के भूजल मूल्यांकन हेतु पंचायत समिति खंड अर्थात ब्लॉक को मूल्यांकन इकाई माना गया है। 2009 में कुल ब्लॉक 239 थे और 2013 में 248 हो गए। इनका विस्तार राज्य के 33 जिलों में है। इन ब्लॉकों को 5 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। यह है पहला सुरक्षित सेफ, अर्ध संकटग्रस्त सेमी क्रिटिकल, तीसरा संकटग्रस्त क्रिटिकल, अत्यधिक दोहित ओवर एक्सप्लॉइटेड, लवणीय सलीन। इनका राज्य में स्वरूप तालिका 7.3 में दर्शित है। राजस्थान में भूमिगत जल की ब्लॉकवार स्थिति सुरक्षित क्षेत्र 2023 में बता रखे हैं, अर्ध संकटग्रस्त 2023 के बता रखे हैं, संकटग्रस्त 2023 के बता रखे हैं, अत्यधिक दोहित 2023 में बता रखे हैं और दोहित सबसे ज़्यादा दिखा रखे हैं जो कि 216 और लवणीय 3 है।
उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2023 में राज्य के 302 ब्लॉकों में से 216 अत्यधिक दोहित अर्थात डार्क जोन में आ चुके हैं। केवल 38 ब्लॉक ही सुरक्षित श्रेणी में हैं। अर्ध संकटग्रस्त ब्लॉकों की संख्या 22 तथा संकटग्रस्त की 23 अंकित की गई हैं। 3 ब्लॉक अर्थात चुरू के तारानगर, बीकानेर का खाजूवाला और हनुमानगढ़ का रावासर लवणीय श्रेणी में हैं। चुरू के तारानगर, बीकानेर का खाजूवाला और हनुमानगढ़ का रावतसर। भूजल के अत्यधिक दोहन से राज्य में भूजल का स्तर निरंतर नीचा होता जा रहा है। गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में दूर संवेदी उपग्रह से लिए गए चित्रों से स्पष्ट होता है कि यहाँ प्राचीन सरस्वती नदी की अंतः प्रवाहित धारा है। अतः भूजल वैज्ञानिकों का विचार है कि यदि इस प्रदेश में नियोजित रूप से प्रयत्न किए जाएं तो पर्याप्त जल उपलब्ध हो सकता है। राज्य के सीमित जल संसाधनों का समुचित प्रयोग के लिए आवश्यक है कि जल संसाधनों का उचित उपयोग किया जाए। इस दिशा में निम्नलिखित कदम लाभकारी हो सकते हैं। पहला, उचित जल उपलब्ध वाटर मैनेजमेंट किया जाए और किसानों को भी इसमें पारंगत किया जाए। दूसरा, उपलब्ध जल संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाए। तीसरा, सिंचाई की ऐसी पद्धति अपनाई जाए जिसमें कम जल से अधिक लाभ हो, जैसे बूंद बूंद सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन, फुहारा सिंचाई, स्प्रिंकलर इरिगेशन आदि। फोर्थ, छोटी सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए। फिफ्थ, शुष्क कृषि पद्धति एवं अन्य नमी संरक्षण की विधियों को अपनाया जाए। सिक्स्थ, सिंचाई हेतु पक्के नाले एवं प्लास्टिक पाइपों का प्रयोग कर पानी का समुचित उपयोग किया जाए। सातवां है, राज्य की दीर्घकालिक सिंचाई विकास की योजना बनाई जाए जिससे भविष्य में जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है, किंतु जन भागीदारी द्वारा भी इसका समुचित परिणाम प्राप्त हो सकता है। सिंचाई, राजस्थान जहां वर्षा न्यूनाधिक रूप में है और उसकी मात्रा अनिश्चित है, राज्य के आधे से अधिक भाग पर मरुस्थलीय एवं अर्ध मरुस्थलीय शुष्क दशाएं प्रभावी हैं तथा सूखे और अकाल का प्रकोप होता रहता है। अतः यह सिंचाई का सर्वाधिक महत्व है। राज्य में कृषि, उद्योग एवं पीने के पानी हेतु जल की आवश्यकता अत्यधिक है। यहाँ की वर्षा का मूलाधार सिंचाई ही है। स्वतंत्रता से पूर्व यहाँ अनेक छोटे छोटे राज्य और रियासतें थी और उनमें सामंजस्य का अभाव था, साधन भी सीमित थे। अतः वृहद सिंचाई परियोजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो सका, किंतु उस समय भी कुओं, तालाब, नदियों के जल से सीमित रूप में सिंचाई की जाती थी। उस समय भी कतिपय राज्यों में तालाबों, झीलों से नहरों निकालकर सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी, किंतु उसका स्वरूप व्यापक नहीं था। इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने 1927 में गंग नहर का निर्माण करवाकर उठाया। गंग नहर ने गंगानगर के मरुस्थलीय प्रदेश को हरा भरा कर उसे एक कृषि प्रदेश में परिवर्तित कर एक नवीन उदाहरण प्रस्तुत किया कि यदि मरुस्थलीय धरती को जल उपलब्ध हो जाए तो वह भी सोना उगल सकती है। इसी परिकल्पना पर इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात राज्य में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर अत्यधिक ध्यान दिया गया। फलस्वरूप सिंचाई के क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ। राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं, पहला नहरें, दूसरा तालाब, तीसरा कुएं और चौथा नलकूप। राज्य में विभिन्न साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्रों की प्रगति तालिका 7.4 से स्पष्ट है। राजस्थान में विभिन्न साधनों द्वारा सकल सिंचित क्षेत्र 1000 हेक्टेयर में नहरें, तालाब, नलकूप एवं कुएं और अन्य। राजस्थान में विगत वर्षों में सिंचाई सुविधाओं का पर्याप्त विकास हुआ है। वर्ष 1951-52 में लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती थी। वहीं 1993-94 में, फिर 2000 से 2001 में, फिर उसके बाद 1998 से 2001 में अकाल की स्थिति हुई 2002 से 2003 में। और इस हिसाब ये मतलब कि बारिश हुई, कभी नहीं हुई तो अकाल हो गया। तो बहुत सारे ईयर का दे रखा है इसमें। तो हमारा जो डेटा हम अगर करंट का पढ़ेंगे तो वो 2022-23 है। तो वर्ष 2022-23 में 125.82 लाख हेक्टेयर कुल सिंचित क्षेत्र रहा। राज्य में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र गंगानगर जिले में लगभग 6 लाख हेक्टेयर है और इसके पश्चात क्रम से अलवर, जयपुर, हनुमानगढ़, भरतपुर, डीग, सीकर, झुंझुनू, कोटा, बूंदी,
टोंक, बीकानेर जिलों का स्थान है। विभिन्न स्रोतों से सिंचित क्षेत्रों में जिलेवार अत्यधिक भिन्नता है। नहरों से सिंचित क्षेत्रों की प्रधानता गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बांसवाड़ा, बारां, जैसलमेर, कोटा, टोंक जिलों में है। नलकूप एवं कुओं द्वारा सिंचाई सीकर, झुंझुनू, अलवर, बारां, भरतपुर, डीग, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, कोटा जिलों में है, जबकि भीलवाड़ा जिले में तालाब भी सिंचाई के लिए प्रमुखता रखते हैं। राजस्थान में सिंचाई के स्रोत, सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। राज्य में विभिन्न स्रोतों द्वारा सिंचाई का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार प्रस्तुत है। पहला है कुएं एवं नलकूप। राजस्थान में कुएं परंपरागत सिंचाई के साधन हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार के मानवीय एवं पशु संसाधनों द्वारा जल निकाल कर सिंचाई की जाती रही है और आज भी की जाती है। आज गहराई से जल प्राप्त करने हेतु अनेक स्रोतों के नलकूपों, ट्यूबवेल्स का प्रयोग किया जाता है। संपूर्ण रूप से कुओं एवं नलकूपों से राज्य के कुल सिंचित प्रदेश के लगभग 60% भाग पर सिंचाई होती है। अतः स्पष्ट है कि राज्य में यह सिंचाई का प्रधान साधन है। वर्ष 1951-52 में ये डेटा प्रीवियस डेटा है, काफ़ी पुराना है, और हम करंट का पढ़ते जो कि 2022-23 में 87.03 लाख हेक्टेयर हो गया। कुओं द्वारा सिंचाई उन प्रदेशों में अधिक सफल होती है जहां भूमि पर जल स्तर की गहराई कम है, जैसे भरतपुर, डीग, अलवर, उदयपुर, अजमेर में जल स्तर 6 से 12 मीटर की गहराई पर है। इसी प्रकार जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारां, टोंक में भी जल स्तर 10 से 18 मीटर के मध्य है, किंतु दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान में अधिकांशतः जल स्तर 50 मीटर एवं अधिक गहराई का होने के कारण केवल कुओं का जल ही पीने के पानी हेतु प्रयुक्त होता है। जिन क्षेत्रों में जल स्तर नीचा है वहां नलकूपों का प्रचलन अधिक हो रहा है, जिसमें भूमि में छिद्र बनाकर पाइप द्वारा पंप कर पानी विद्युत मोटर से तीव्र गति से निकलता है, जिसका उपयोग सिंचाई में किया जा रहा है। नलकूपों के विकास से राज्य के विभिन्न भागों में सिंचाई एवं पेयजल उपलब्ध होने लगा है। राज्य में कुओं, विशेषकर नलकूपों द्वारा सिंचाई क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हो रही है। ये तथ्य तालिका 7.5 के आंकड़ों से स्पष्ट है। राजस्थान में कुएं एवं नलकूप द्वारा सिंचित क्षेत्र डेटा देखते हैं तो ये इंक्रीज ही होता जा रहा है और 2022-23 के अंदर 87.03 हो गया है। इस दिशा में राज्य सरकार अत्यधिक सहायता कर रही है। राज्य में नलकूप के विकास हेतु न केवल राज्य के जल संसाधनों का सर्वेक्षण कराया गया है, अपितु अनेक योजनाओं के माध्यम से किसानों को ऋण प्रदान किया गया है तथा तकनीक सहायता दी गई है। जल निगम इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सामुदायिक नलकूप योजना में 50% तक अनुदान प्रदान कर नलकूप लगाने का प्रावधान है। नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रों में जल स्तर उच्च हो गया है, नलकूपों का विस्तार किया जा रहा है, किंतु भूजल के इस अतिशय शोषण से प्रदेश में भूजल स्तर नीचा होता जा रहा है। ये एक चिंता का विषय है जिसके प्रति सचेत होने की आवश्यकता है। तालाब, दूसरा पॉइंट है तालाब। राजस्थान में तालाबों से सिंचाई का प्रचलन प्राचीन है। वर्षा के जल को निचले गर्त में एक सिरे पर बांध अथवा दीवार बनाकर एकत्र कर लिया जाता है। कहीं कहीं प्राकृतिक गर्तों में पानी एकत्र हो जाने पर वे स्वतः तालाब का रूप ले लेते हैं, जबकि अन्य में एक अवरोधक बनाकर वर्षा काल में बहकर आने वाले पानी को एकत्र कर लिया जाता है और उसे नहरें निकालकर सिंचाई की जाती है। तालाब क्षेत्र की खुदाई कर यदि गहरा कर दिया जाता है तो उसमें वर्ष भर तक पानी रह सकता है, किंतु अधिकांश तालाबों में वर्षा काल और उसके पश्चात 4 से 5 माह तक ही जल रहता है। तालाबों के निर्माण एवं जल ग्रहण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त स्थल वे होते हैं जहाँ भूमि का तल पथरीला हो, 3 या 4 और उच्च भूमि अथवा पहाड़ियों तथा भूमि में जल रिसाव ना हो। इस प्रकार की भौगोलिक दशाएं राजस्थान में दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भाग में होने के कारण यहाँ तालाबों की संख्या अधिक है। इन प्रदेश में भूमि पथरीली और वर्षा भी अपेक्षाकृत अधिक है। राजस्थान में लगभग 450 छोटे बड़े जलाशय हैं। इनसे लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। राज्य में यदा कदा मानसूनी वर्षा के कम होने से तालाबों के सिंचित क्षेत्र में भी कमी आ जाती है।
इसका उदाहरण यह है कि वर्ष 1962 से 63 में 2.14 लाख हेक्टेयर भूमि पर तालाबों से सिंचाई होती थी, जो मात्र 2003 में मात्र 0.62 लाख हेक्टेयर रह गया। वर्ष 2005-06 में 0.83 लाख हेक्टेयर था। वर्ष 2007 में इस तरीके से 2022-23 में तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र 39.38 हजार हेक्टेयर हो गया। भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बूंदी, बांसवाड़ा, अजमेर, ब्यावर, टोंक, जयपुर, डूंगरपुर, कोटा, सवाई माधोपुर जिलों में भी तालाबों से सिंचाई की जाती है। पश्चिमी राजस्थान में इनका सिंचाई उपयोग नगण्य है। राज्य में प्रमुख जलाशय जयसमंद, पिछोला, फतेह सागर, उदय सागर, उदयपुर, राजसमंद जिला, नाहर सागर, उमेश सागर, रवानी, मेजा, सरेनी, अरवार, भीलवाड़ा जिला, सरदार समंद, हेमावास, खरड़ा, मुथाना, पाली जिला, पार्वती, बारेठा, सीकरी, भरतपुर जिला, एडवर्ड सागर, बिलियान, डूंगरपुर, भोपाल सागर, कपासन, डिंडोली, गाडोली, मुरलिया, बोड़ा, चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान के प्रत्येक जिले में तालाब है, किंतु उनकी सिंचाई के लिए उपयोगिता सीमित है। पुष्कर, कोलाया जैसे तालाब धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कुछ विशिष्ट जलाशयों का वर्णन झील शीर्षक के अंतर्गत विगत अध्याय में किया जा चुका है। तीसरा पॉइंट है नहरें। नहरें राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख साधन है। राज्य की नदियों से नहरें निकालकर निकटवर्ती राज्यों की नदियों तक का जल नहरों के माध्यम से सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व बांधों का निर्माण न होने के कारण नहरों द्वारा सिंचाई अति सीमित थी। कतिपय झीलों, तालाबों एवं नदियों से छोटी छोटी नालियां निकालकर खेतों के निकट के क्षेत्र में पानी दिया जाता था। केवल तत्कालीन बीकानेर राज्य में 1927 में गंग नहर का निर्माण किया गया, जिसमें सतलज नदी के जल को गंगानगर के पश्चिमी सीमावर्ती राज्य में सिंचाई हेतु प्रयुक्त किया जाने लगा। इस नहर ने इस मरुस्थलीय प्रदेश का कायाकल्प कर दिया और भविष्य के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। वर्ष 1951-52 इस तरीके से डेटा दे रखा है। 1993-94 में, 1996-97 में, 99, 2000 में, 2000 से 2001 में ये डेटा इस तरीके से 2022-23 में 35.99 लाख हेक्टेयर हो गया। सिंचाई की बात चल रही है। वास्तव में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सिंचाई, विशेषकर नहरों द्वारा सिंचाई पर अत्यधिक ध्यान दिया गया। राज्य में अनेक सिंचाई योजनाओं को पूर्ण किया गया है और अनेक कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं। राज्य की प्रमुख सिंचाई योजना अग्रलिखित है। इंदिरा गांधी नहर, भाखड़ा नहर, गंग नहर, चंबल परियोजना, माही परियोजना, जाखम परियोजना, सिद्धमुख परियोजना, नौहर परियोजना, गुड़गांव नहर, नर्मदा नहर। मध्यम श्रेणी की परियोजना जिन पर कार्य प्रगति पर है और वे निम्नांकित हैं: भीम सागर, झालावाड़, बिलास, बारा, सोम, कमला, अंबा, डूंगरपुर, पांचना, सवाई माधोपुर, सावन भादो, कोटा, सोम, कागतर, उदयपुर, छापी, झालावाड़, परवन लिफ्ट, कोटा, हरिश्चंद्र, कोटा। इसके अतिरिक्त गंग नहर, गंभीरी, मेजा और जयसमंद से संबंधित नहरों का पुनर्निर्माण एवं मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। उपर्युक्त राज्य द्वारा नहरी सिंचाई के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई है। अभी अनेक योजनाएं पूर्ण नहीं हो पाई हैं, किंतु जैसे ही इनका कार्य पूर्ण होगा, राज्य की सिंचाई सुविधा का पर्याप्त लाभ प्राप्त होने लगेगा। राज्य की प्रमुख नहर सिंचाई परियोजनाओं का वर्णन इनके स्वरूप को समझने हेतु आवश्यक है। प्रमुख नहर सिंचाई योजना, पहला है चंबल योजना। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसमें सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन प्राथमिक उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त पेयजल पूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, भूमि कटाई अवरोधक, मछली पालन, वृक्षारोपण आदि उद्देश्य को भी इसके क्रियान्वयन में दृष्टिगत रखा गया है। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है तथा इसमें राजस्थान की 50% की भागीदारी है। ये योजना 1950 में केंद्रीय जल शक्ति बोर्ड ने स्वीकृत की और इसके अंतर्गत चंबल नदी पर बांधों का निर्माण कर इसके जल का सिंचाई और विद्युत उत्पादन में उपयोग करना है। चंबल नदी का उद्गम इंदौर के निकट महू छावनी के पास विंध्याचल की पर्वत श्रेणियों से हुआ है तथा यह मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगभग 1045 किलोमीटर प्रभावित होकर अंत में इटावा उत्तर प्रदेश के निकट यमुना नदी में मिल जाती है।
इस नदी की यह विशेषता है कि इसकी घाटी गहरी और संकरी है, जिस पर बांध बनाना सरल है। इसका तल पथरीला और इस नदी में प्राकृतिक जल प्रपात हैं, जिनका उपयोग संभव है। जल की प्रमुख विशेषता यह है कि चंबल की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें वर्षा पर्यंत जल रहता है, जो सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक है। जल एक उपजाऊ प्रदेश से प्रभावित होती है, अतः सिंचाई का जल कृषि विकास में पर्याप्त सहायक है। इन्हीं समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम योजना काल में ही इस योजना के प्रस्ताव को न केवल अनुमोदित किया गया, अपितु इसको क्रियान्वित भी किया गया। इस योजना को 3 चरणों में पूर्ण किया गया है। प्रथम चरण में गांधी सागर बांध एवं विद्युत गृह, कोटा सिंचाई बांध और इसके दोनों ओर नहरों का निर्माण किया गया। द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप विद्युत गृह का निर्माण कार्य किया गया। तृतीय चरण में जवाहर सागर बांध एवं जवाहर सागर विद्युत गृह का निर्माण किया गया। तो ये इसका मैप दे रखा चंबल परियोजना का। चंबल परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध का निर्माण मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित 84गढ़ दुर्ग से 8 किलोमीटर नीचे किया गया है। इसकी लंबाई 513.50 मीटर तथा ऊंचाई 62 मीटर है तथा इसकी भराव क्षमता 580 वर्ग किलोमीटर है। इस बांध का निर्माण 1959 में पूर्ण हुआ है और इसमें 1.15 लाख की वॉट विद्युत उत्पादित होती हैं, किलोवाट विद्युत उत्पादित होती हैं। कोटा सिंचाई बांध का निर्माण कोटा नगर के निकट चंबल नदी पर 1954 में किया गया, जिसे कोटा बैराज के नाम से जाना जाता है। यह बांध 438 मीटर लंबा तथा 42 मीटर ऊंचा है तथा अतिरिक्त पानी की निकासी हेतु इसमें 16 द्वार हैं। इस बांध से दोनों ओर सिंचाई हेतु नहरें निकाली गई हैं। बाई नहर 425 किलोमीटर लंबी है, जिसकी जल क्षमता 650 क्यूसेक है। इस नहर का 127 किलोमीटर भाग राजस्थान एवं 298 किलोमीटर भाग मध्य प्रदेश में है। इसकी सहायक नहरों की लंबाई 560 किलोमीटर है। बाई नहर 65 किलोमीटर के पश्चात मेजा नदी में मिला दी गई है। इसकी जल क्षमता 1270 क्यूसेक है और इन दोनों नहरों से कोटा, बूंदी, बारां, टोंक, सवाई माधोपुर जिलों में लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई की जाती है। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा नामक स्थान पर किया गया है। बांध की लंबाई 1100 मीटर तथा ऊंचाई 36 मीटर है। बांध के ठीक नीचे विद्युत गृह बनाया गया है। जवाहर सागर बांध का निर्माण कोटा बैराज से 16 किलोमीटर दूर बोरवास गांव के निकट है। यह बांध 440 मीटर लंबा और 45 मीटर ऊंचा है तथा यहाँ 33 हजार किलोवाट की 3 विद्युत इकाइयाँ हैं। चंबल घाटी परियोजना ने इस प्रदेश के संपूर्ण स्वरूप का कायाकल्प कर दिया है। विद्युत उत्पादन से जहां कोटा एक औद्योगिक केंद्र बन गया है, वहीं सिंचाई सुविधाओं ने इस प्रदेश को एक कृषि प्रदेश बना दिया है, जहां खाद्यान्नों के साथ अनेक व्यापारिक फसलों का उत्पादन भी किया जाता है। चंबल कमांड क्षेत्र में अनेक जलोत्थान योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। इस प्रकार की 21 जलोत्थान योजनाओं से सिंचाई और कृषि क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। वास्तव में चंबल परियोजना एक बहुमुखी योजना है जो इस प्रदेश को विविध प्रकार से लाभान्वित कर रही हैं। इस योजना के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला, विद्युत उत्पादन। इस परियोजना से 3.86 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन क्षमता का निर्माण हुआ है। गांधी सागर बांध की 5 इकाइयों से 1.15 लाख किलोवाट, राणा प्रताप सागर बांध की 4 इकाइयों से 1.72 लाख किलोवाट तथा जवाहर सागर बांध की 3 इकाइयों से 99,000 किलोवाट विद्युत क्षमता का विकास हुआ है। दूसरा पॉइंट है सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि। कोटा बैराज से निकाली गई दोनों नहरों से राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई से कृषि उत्पादों में वृद्धि हुई है।
तीसरा है बाढ़ से मुक्ति। इस योजना से राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण में सहायता मिली है तथा बाढ़ से होने वाले नुकसान से मुक्ति मिली है। चौथा है मिट्टी के कटाव पर रोक। चंबल नदी द्वारा मिट्टी कटाव एक प्रमुख समस्या रही है। बांधों के निर्माण से इस पर नियंत्रण संभव हुआ है। पांचवा है वृक्षारोपण एवं चारागाहों का विकास। सिंचाई के साधनों का उपयोग कर पहाड़ी ढालों पर और अन्य क्षेत्रों में वृक्षारोपण कर वन संपदा की वृद्धि की गई है तथा विभिन्न क्षेत्रों में चारागाहों का निर्माण तथा विस्तार संभव हुआ है। कृषि विकास। 6 पॉइंट है कृषि विकास। खाद्यान्नों, तिलहनों एवं दलहनों का उत्पादन जो पूर्व में लगभग 2 लाख टन था, इस क्षेत्र में अब 15 लाख टन से अधिक हो गया है। 7वां पॉइंट है मत्स्य पालन। वृहद जलाशयों एवं नहरों में मछली पालन आरंभ हुआ है, जिससे प्रति वर्ष लगभग 10 से 15 करोड़ रुपए की आय वृद्धि हुई है तथा इससे रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए हैं। दूसरी परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना न केवल राजस्थान अपितु भारत की प्रमुख सिंचाई परियोजना है, जिसका मूल उद्देश्य राजस्थान के शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को जल प्रदान कर एक कृषि प्रदेश के रूप में विकसित करना है। गंग नहर के निर्माण से यह स्पष्ट हो चुका है कि यदि राज्य में मरुभूमि को जल उपलब्ध करा दिया जाए तो वह सोना उगलने लगती है और यह तथ्य आज इस प्रदेश पर सत्य साबित हुआ है। जहाँ जहाँ नहर का पानी पहुँच रहा है वहाँ वहाँ कृषि एवं अन्य आर्थिक विकास को नई दिशा मिल रही है, जनसंख्या बसाव हो रहा है, नए अधिवास एवं मंडियों विकसित हो रही हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसे प्रारंभ में राजस्थान नहर के रूप में प्रारंभ किया गया, अपने आकार, विस्तार, सिंचाई क्षमता एवं क्षेत्रीय विकास में योगदान की दृष्टि से विश्व की वृहद परियोजना की श्रेणी में आती हैं, जिसे मरुगंगा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। परियोजना की पृष्ठभूमि वर्तमान योजना के प्राथमिक विचार के सूत्रपात के पीछे 1927 में गंग नहर का निर्माण उसकी सफलता पे निहित है। इस योजना का प्रारंभिक विचार तत्कालीन बीकानेर राज्य के इंजीनियर श्री कंवर सेन का है, जो उन्होंने 1948 में बीकानेर राज्य को पानी की आपूर्ति हेतु एक रिपोर्ट में प्रस्तुत किए थे, जिसके अंतर्गत सतलज नदी पर हरिके बैराज बनाकर उससे सिंचाई की व्यवस्था का सुझाव दिया गया था। भारत पाक नदी जल बंटवारे के अंतर्गत व्यास एवं सतलज नदी का जल भारत द्वारा उपयोग में लेने की व्यवस्था से यह आवश्यक हो गया कि इन नदियों में पर बांध बनाकर इनके जल का उपयोग किया जाए। भारत सरकार ने इस दिशा में समुचित परियोजना तैयार की और सर्वप्रथम 1952 में हरिके बैराज का निर्माण फिरोजपुर के निकट सतलज और व्यास नदियों के संगम पर कराया गया। इसी से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश को पानी प्रदान करने हेतु केंद्रीय जल और शक्ति आयोग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर बीकानेर जैसलमेर तक नहरी पानी पहुंचाने की रूपरेखा तैयार की गई। इसमें राज्य सरकार ने 1954-55 में विस्तृत सर्वेक्षण कराकर 25 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की योजना तैयार की, जिस पर लगभग 66 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान लगाया गया। इस योजना को योजना आयोग ने स्वीकार किया और योजना के संपूर्ण प्रारूप को दृष्टिगत रखते हुए 31 मार्च 1958 को तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री स्वर्गीय श्री गोविंद वल्लभ पंत ने इसके निर्माण कार्य का श्री गणेश किया। परियोजना प्रारूप एवं क्रियान्वयन। राजस्थान नहर या वर्तमान इंदिरा गांधी नहर को हरिके बैराज से निकाला गया है, जो सतलज व्यास नदियों का संगम स्थल है। इस नहर के 2 भाग हैं, प्रथम राजस्थान फीडर और द्वितीय मुख्य नहर। राजस्थान फीडर की लंबाई 204 किलोमीटर है, जो 169 किलोमीटर पंजाब और हरियाणा राज्यों में तथा 35 किलोमीटर राजस्थान में है। इस फीडर का निर्माण जलापूर्ति हेतु किया गया। द्वितीय भाग के अंतर्गत मुख्य नहर है, जिसकी लंबाई प्रारंभ में 445 किलोमीटर जैसलमेर के रामगढ़ तक प्रस्तावित थी। अब इसको बाड़मेर के गधरा रोड तक ले जाने का प्रस्ताव है। इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर होगी और लगभग 650 किलोमीटर लंबी वितरिका प्रणाली का विस्तार होना है। यद्यपि नहर का निर्माण का द्रुत गति से प्रारंभ हुआ और पर्याप्त प्रगति भी हुई,
किंतु 66.46 करोड़ रुपए वाली योजना में मूल्य वृद्धि योजना में किए गए परिवर्तनों आदि के कारण अनुमान है कि इस पर लगभग 2166 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस नहर का निर्माण कार्य 2 चरणों में विभक्त किया जा रहा है। प्रथम चरण में इस परियोजना के अंतर्गत 204 किलोमीटर लंबी फीडर तथा उससे आगे 189 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर और 3136 किलोमीटर लंबी शाखाओं और वितरिकाओं का निर्माण कार्य लगभग 343 करोड़ रुपयों की लागत से पूर्ण हो चुका है। इस चरण में कुल 5.81 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा वर्ष 1993-94 के अंत तक 5.78 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई। इस चरण में लूणकरणसर बीकानेर जलोत्थान के रूप में कंवरसेन जलोत्थान नहर का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया और इससे लगभग 46 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है। द्वितीय चरण में परियोजना की लागत 2452 करोड़ रुपए आंकी गई और इसमें 256 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर और लगभग 5115 किलोमीटर लंबी शाखाओं और वितरिकाओं का निर्माण हुआ। दूसरे चरण में अब तक 256 किलोमीटर लंबे भाग का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और जैसलमेर जिले के सुदूर गांव में मोहनगढ़ तक पानी पहुंचा दिया गया है। जैसलमेर जिले में सागर मलगोपा और शहीद बीरबल शाखा प्रणाली का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अतिरिक्त 6 जलोत्थान योजनाएं नोहर, साहवा, गचनेर, कोलायत, फलोदी, पोखरण और बागड़सर है। द्वितीय चरण में 1994 के अंत तक 3,09,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई दी गई। इन क्षेत्रों में खालों को पक्का करने का कार्य भी किया जा रहा है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर बनाई गई लिफ्ट नहरें निम्नांकित हैं। पहली कोलायत लिफ्ट नहर, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, फलोदी लिफ्ट नहर, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर, कंवरसेन लिफ्ट नहर, पोखरण लिफ्ट नहर, जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर, बागड़सर लिफ्ट नहर, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, गजनेर लिफ्ट नहर, पन्नालाल बारोपाल लिफ्ट नहर, नोहर साहबा लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराय आर्य लिफ्ट नहर। इंदिरा गांधी नहर के महत्वपूर्ण तथ्य निम्नांकित तालिका 7.6 में है। तो मुख्य नहर की लंबाई यहाँ पर माफ़ी चाहूँगी, इसमें विवरण दे रखा है जो कि बहुत सारे, किसी को किलोमीटर में बता रखा है कि उसकी लंबाई कितनी है और लाख हेक्टेयर में से सिंचित क्षेत्र कितना है। तो इस तरीके से इसमें डेटा दे रखा है। तो हम आगे पढ़ते हैं। परियोजना के लाभ। इंदिरा गांधी नहर परियोजना मूलतः है सिंचाई परियोजना है, किंतु इसके बन जाने से अनेक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ हो रहे हैं तथा जैसे जैसे इसका कार्य पूर्ण होता जा रहा है इसके लाभ क्षेत्रीय विकास के रूप में दृष्टिगत हो रहे हैं। इस नहर परियोजना से निम्नांकित प्रमुख लाभ हैं। पहला, सिंचित क्षेत्र में विस्तार। इंदिरा गांधी नहर से हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर जिलों की लगभग 15 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो सकेगी। यह लाभ बाड़मेर और चुरू जिलों को भी सीमित रूप से प्राप्त हो सकेगा। वर्तमान में लगभग 6.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जा रही है। दूसरा है कृषि उत्पादन में वृद्धि। इस योजना से लगभग 37 लाख टन वार्षिक कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। इसमें खाद्यान्न, तिलहन एवं अन्य व्यापारिक एवं बागानी कृषि उपजे प्रमुख हैं। वर्तमान में गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों का सिंचित क्षेत्र पर्याप्त कृषि उत्पादन कर रहा है तथा बीकानेर में भी जहाँ जहाँ पानी पहुँचा है कृषि उत्पादन में आशातीत सफलता मिली है। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट है पेयजल एवं उद्योग हेतु जल की सुलभता। इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध जल अनेक नगरों एवं ग्रामों में जलापूर्ति करेगा। इसके द्वारा जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर नगरों के साथ साथ इस क्षेत्र के ग्रामों को भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। 150 ग्रामों का पेयजल हेतु चयन किया जा चुका है। इस प्रकार इस प्रदेश के उद्योगों की जलापूर्ति भी हो सकेगी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, यहाँ पर डायग्राम बना रखा, हरिके बैराज, इंदिरा गांधी फील्ड, गंग नहर, गंगा, श्री गंगानगर। तो यहाँ पर ये डायग्राम दे रखा है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके भी देख लीजिएगा।
तो हमने मानचित्र 7.2 देख लिया। अब हम 4th पॉइंट पढ़ रहे हैं, वृक्षारोपण एवं मरुस्थलीय विस्तार पर रोक। इस नहर से निस्संदेह इस संपूर्ण प्रदेश में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा सकेगा। वर्तमान में भी नहरों के किनारों, खेतों की सीमाओं पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। इसी प्रकार क्रमबद्ध रूप में वृक्षों की कतारें लगाकर हरित पट्टिका ग्रीन बेल्ट का विकास, मरुस्थलीय प्रसार पर रोक लगाई जा सकती है। 5th पॉइंट है, चारागाह विकास एवं पशुपालन में वृद्धि। जल उपलब्धि से कुछ क्षेत्रों विशेषकर जहां कम पानी उपलब्ध हो, चारागाहों का विकास किया जा सकेगा। मरुस्थलीय प्रदेश अपनी पशु संपदा हेतु प्रसिद्ध है। इन्हें व्यापारिक स्तर पर चलाने में चारागाहों का विकास सहायक होगा। जल उपलब्ध होने से यहाँ से पशुओं का पलायन समाप्त हो जाएगा। 6th पॉइंट है, अकाल पर रोक। यह प्रदेश नियमित रूप से अकाल की चपेट में आता रहता है। पानी उपलब्ध होने से अकाल स्वतः समाप्त हो जाएंगे। 7वां पॉइंट है, जनसंख्या बसाव एवं अधिवासों का फैलाव। कृषि, पशुपालन एवं अन्य आर्थिक क्रियाओं से इन प्रदेश में नगर, मंडी नगर, कस्बे तथा ग्रामों का विकास तीव्र गति से हो रहा है। जहां दूर दूर तक जनसंख्या निवास करती रहती थी, वहां अब विविध श्रेणियों के अधिवास विकसित हो रहे हैं। अब तक इस क्षेत्र में भूमिहीन किसानों, सैनिकों, व्यापारियों, अनुसूचित जाति आदि को लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि आवंटित की जा चुकी है। अन्य लाभ निम्नलिखित हैं। पहला है मत्स्य उत्पादन, दूसरा परिवहन का विकास, तीसरा औद्योगिक विकास, चौथा है पर्यटन विकास, पांचवा है विद्युत उत्पादन और छठा है खनिज विद्युत, सातवां है रोजगार के अवसरों में वृद्धि आदि। इस योजना हेतु अनेक विश्व संगठन जैसे विश्व बैंक, विश्व खाद्य कार्यक्रम से भी सहायता उपलब्ध हो रही है। कमांड क्षेत्र विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय विकास कोष से पर्याप्त सहायता मिल रही है। वृक्षारोपण, बालिका स्तूप स्थिरीकरण, नहरों में रेत जाने पर रोक, कमांड क्षेत्र का समुचित विकास, पेयजल योजना आदि की अनेक एजेंसियां सहायता प्रदान कर रही हैं। वास्तव में इंदिरा गांधी नहर योजना इस प्रदेश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। इससे जहां आर्थिक विकास होगा, वहीं इस प्रदेश की पारिस्थितिकी भी परिवर्तित होगी, क्योंकि विकास एवं पारिस्थितिकी में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। तीसरा है गंग नहर। राजस्थान के सिंचाई इतिहास में गंग नहर का नाम अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पहली वृहद नहर है जिसके द्वारा मरुस्थल की प्यासी धरती को जल प्रदान किया गया और विशाल रेत के टिले थे, वहां आज खेत लहरा रहे हैं। इस नहर को बनवाने का श्रेय बीकानेर के तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह को जाता है, जिन्होंने अपनी अद्भुत सूझबूझ द्वारा सीमित साधन होते हुए भी गंग नहर का निर्माण करवाया। गंग नहर सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से निकाली गई है। इस नहर का निर्माण कार्य सन 1927 में पूर्ण हुआ। यह नहर पंजाब में बहती हुई शिवपुर हेड के निकट राजस्थान में प्रवेश करती है। मुख्य नहर की लंबाई फिरोजपुर से शिवपुर तक 137 किलोमीटर है। इसके पश्चात यह उप शाखाओं से विभक्त होती जाती है। उप शाखाओं की संपूर्ण लंबाई 1280 किलोमीटर है। इसकी मुख्य शाखाएं लक्ष्मी नारायण, लालगढ़, करनी और समीजा ब्रांच है। यह नहर शिवपुर, गंगानगर, पदमपुर, रायसिंह नगर, स्वरूपसर होती हुई अंत में अनूपगढ़ तक चली गई है। यह पाकिस्तान से लगे सीमावर्ती क्षेत्र को सिंचित करती है। इसके द्वारा लगभग 8.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। यह क्षेत्र आज राज्य का प्रमुख कृषि क्षेत्र है, जहां गेहूं, गन्ना, कपास, तिलहन के उत्पादन के साथ फलों के बगीचे भी विकसित हुए हैं। इस नहर को शिवपुर तक पक्का बनवाया गया है, किंतु समय के साथ इसमें रिसाव की समस्या अधिक होती जा रही है। इस समस्या के निराकरण हेतु गंग नहर लिंक चैनल बनाई जा रही है, जिसका निर्माण कार्य 1984 को फरवरी से प्रारंभ हुआ और अब तक 36 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इसे हरियाणा के लोहागढ़ से निकाला जाकर 7 किलोमीटर हरियाणा में रखा गया। इसे हरियाणा के लोहगढ़ से निकाला जाकर 7 किलोमीटर हरियाणा में रखा गया और तत्पश्चात इसे इंदिरा गांधी नहर से जोड़ा गया। लिंक चैनल की क्षमता 3200 क्यूसेक की है। इसे साधुवाली के निकट गंग नहर से जोड़ा गया है। इस नहर से सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल भी उपलब्ध कराया जाएगा। चौथा पॉइंट है जवाई बांध योजना।
पश्चिमी राजस्थान में जवाई नदी पर बनाया गया बांध एक प्रमुख सिंचाई बांध है, जिससे पाली, जालोर, सांचौर जिलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस बांध का निर्माण 1946 में प्रारंभ हुआ, किंतु यह 1956 में पूर्ण हुआ। इस बांध की लंबाई 723 मीटर और ऊंचाई 34 मीटर है, जिसमें 740 वर्ग मीटर जल ग्रहण क्षेत्र का 21.5 लाख घन मीटर जल एकत्रित होता है। इस बांध से 22 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर निकाली गई है, जिसकी 4 शाखाएं हैं। इसकी लंबाई 176 किलोमीटर है। मुख्य बांध के दोनों ओर 2 बांध बनाए गए हैं। इस बांध में पाली जिले की 26,000 और जालोर जिले की 15,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। इसके जल का उपयोग पेयजल आपूर्ति हेतु भी किया जाता है। पाली नगर को इसी से पेयजल की आपूर्ति की जाती है और इस बांध में पानी की कमी को दूर करने हेतु राज्य सरकार ने सेई परियोजना तैयार की है, जिसमें सेई बांध के पानी को जवाही नदी में डालने की परियोजना है। राज्य सरकार इससे निकलने वाले नहरों का आधुनिकीकरण करने तथा नालों को पक्का करने का भी प्रयत्न कर रही है, जिससे पानी का अधिकतम उपयोग किया जा सके। 5वां है माही बजाज सागर परियोजना। इस परियोजना का उद्देश्य माही नदी के जल का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु करना है, जिससे दक्षिणी राजस्थान के इस आदिवासी बहुल प्रदेश में कृषि एवं अन्य आर्थिक विकास हो सके। इस ध्येय को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1959-60 में माही बजाज सागर परियोजना का आरंभ किया गया। इसके कार्य को 3 चरणों में विभक्त किया गया। प्रथम चरण में बांध निर्माण, द्वितीय में नहरों का निर्माण और तृतीय में विद्युत उत्पादन इकाइयों का निर्माण। प्रथम चरण माही बांध का निर्माण माही नदी पर बांसवाड़ा से लगभग 16 किलोमीटर दूर बोरखेड़ा ग्राम के निकट किया गया है। इस बांध की लंबाई 3109 मीटर है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र 6240 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 4350 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में और तथा 1890 वर्ग किलोमीटर राजस्थान में है। इससे अतिरिक्त निर्मित जलाशय की क्षमता 5800 लाख घन मीटर है। इसमें अतिरिक्त जल निकासी हेतु 14 विशाल द्वारा भी बनाए गए हैं। द्वितीय चरण बांध से सिंचाई हेतु दाएं और बाएं 2 नहरें निकाली गई हैं, जिनकी लंबाई क्रमशः 71.72 एवं 36.12 किलोमीटर है तथा इनकी वितरिकाओं की लंबाई 854 किलोमीटर है। तृतीय चरण सिंचाई के साथ साथ इन परियोजना के प्रथम विद्युत गृह में 2 विद्युत उत्पादक इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिनमें प्रत्येक की क्षमता 25 मेगावाट है। एक अन्य विद्युत गृह में 45 मेगावाट की 2 इकाइयां स्थापित की गई हैं। माही बजाज सागर योजना एक बहुउद्देश्य योजना है, जिससे सिंचाई क्षेत्र का पर्याप्त विस्तार हुआ है। प्रारंभ में 1983 में 30,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की गई, जबकि वर्तमान में 80,000 हेक्टेयर से अधिक पर इससे सिंचाई की जा रही है। इसकी सिंचाई भूमि को माही कमांड क्षेत्र विस्तार योजना के अंतर्गत और अधिक विस्तृत करने की योजना है। इस योजना में बांसवाड़ा डूंगरपुर का क्षेत्र लाभान्वित हो रहा है, जो कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है तथा आदिवासी बहुल प्रदेश है। छठा है औराई सिंचाई परियोजना। औराई नदी पर चित्तौड़गढ़ जिले में भोपालपुरा गांव के निकट औराई बांध का निर्माण कार्य सन 1962 में प्रारंभ किया गया, जो 1967 में पूर्ण हो गया। यह बांध 20 मीटर ऊंचा है तथा इसकी जल भराव क्षमता लगभग 3,810 लाख घन मीटर है। इस बांध से एक 34 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर निकाली गई है, जिससे सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। 7वां है भरतपुर नहर। यह नहर 1964 में बनकर तैयार हुई। इसको पश्चिमी यमुना नहर से निकाला गया है। इसकी कुल लंबाई 28 किलोमीटर है, जिसमें से 16 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में है। इससे भरतपुर जिले को 8,500 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। 8वां है भाखड़ा नागल परियोजना। ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जिसे भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना कहा जा सकता है। इसमें राजस्थान का 15.2% भाग है। इसमें गंगानगर जिले को सिंचाई का लाभ प्राप्त हो रहा है। भाखड़ा नगर की सिंचाई क्षमता 14.6 लाख हेक्टेयर है, जिसमें राजस्थान का अंश 2.3 लाख हेक्टेयर है। राजस्थान को इस परियोजना से
विद्युत भी प्राप्त हो रही है। भाखड़ा नागर बांध सतलज नदी पर पंजाब के होशियारपुर जिले में बनाया गया है। 9th है बिसलपुर परियोजना, बनास नदी पर टोंक जिले में बिसलपुर गांव के निकट यह बांध बनाया गया है। इसका निर्माण कार्य 1986-87 में प्रारंभ किया गया। इस योजना का मूल उद्देश्य टोंक, अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, नसीराबाद, केकड़ी, सरवाड़ को पेयजल की आपूर्ति करना है। अब इस परियोजना में जयपुर को भी सम्मिलित किया गया और 1 मार्च 2009 को बिसलपुर से जयपुर नगर को जलापूर्ति प्रारंभ कर दी गई है। पेयजल के साथ साथ सीमित सिंचाई की व्यवस्था भी की गई है। इस बांध की लंबाई 580 मीटर तथा ऊंचाई 21 मीटर है तथा जल भराव क्षमता 315.50 RL मीटर है। इसकी सिंचाई क्षमता 69,300 हेक्टेयर है। 10वां पॉइंट है जाखम परियोजना। प्रतापगढ़ जिलों में अनूपपुरा गांव में जाखम नदी पर एक बांध बनाया जा रहा है। इस बांध का प्रारूप केंद्रीय जल आयोग द्वारा तैयार किए गए विशेष डिजाइन पर आधारित है। बांध की लंबाई 253 मीटर और ऊंचाई 81 मीटर है तथा इससे 63 किलोमीटर लंबी 2 प्रमुख नहरें निकाली गई हैं। इसमें दक्षिणी चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा 4.5 मेगावाट विद्युत उत्पादन भी किया जाएगा। 11वां है नर्मदा नहर। नर्मदा नहर गुजरात के सरदार सरोवर बांध से निकाली गई है। इसकी कुल लंबाई 532 किलोमीटर है। इसमें 458 किलोमीटर गुजरात में तथा 74 किलोमीटर राजस्थान में है। ये नहर राजस्थान के जालोर जिले की संचोर तहसील के सिलू गांव से प्रवेश करती है और इस नहर से जालोर एवं बाड़मेर जिलों की लगभग 2.46 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। 12वां पॉइंट है भीखाबाई सागवाड़ा नहर। इस नहर का निर्माण माही नदी पर साइफन का निर्माण किया गया। नहर का नाम बागड़ के स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय भीखाबाई के नाम पर रखा गया है। इस नहर से डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा क्षेत्र में 11,811 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। अन्य परियोजनाएं। उपयुक्त परियोजनाओं के अतिरिक्त राज्य के कुछ अन्य सिंचाई परियोजना द्वारा भी सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं तथा कुछ योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। राज्य की अन्य सिंचाई योजनाएं निम्नलिखित हैं। पहला है व्यास योजना, जोधपुर लिफ्ट योजना, परवन लिफ्ट योजना, नेक्स्ट मेजा बांध, नेक्स्ट मोरेल बांध, नेक्स्ट खावी बांध, नेक्स्ट पार्वती योजना, नेक्स्ट गंभीरी योजना, नेक्स्ट गुड़गांव नहर, नेक्स्ट पश्चिमी बनास योजना, नेक्स्ट ओराई, नेक्स्ट जग्गर। परवन वृहद सिंचाई एवं पेयजल योजना को पर्यावरण मंत्रालय से स्वीकृति के पश्चात इसका शिलान्यास 17 सितंबर 2013 को किया गया। इसे झालावाड़, कोटा तथा बारां जिले को 1,31,400 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई तथा 852 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध होगा। राज्य की अन्य प्रस्तावित मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजना है गरदड़ा, बूंदी, तकली, कोटा, पीपला, झालावाड़, कागरोन, झालावाड़, लाहसी, बारा, हथियादे, बारा, राजगढ़, झालावाड़ एवं अंधेरी, बारा। इसके अतिरिक्त हनुमानगढ़ जिले में सिद्धमुख और नोहर परियोजना, जालोर जिले में नर्मदा योजना तथा कुछ महत्वपूर्ण मध्यम श्रेणी की सिंचाई योजनाएं भीम सागर झालावाड़, छापी झालावाड़, हरिश्चंद्र सागर झालावाड़, बिलास बारा, सावन भादो कोटा, कोम अमला, सोम कमला अम्बा डूंगरपुर और पांचना करौली, सोम कागदर उदयपुर, बांकली, जालोर पाली, अडवाना, शाहपुरा भीलवाड़ा, पीलड़ा लिफ्ट सिंचाई योजना तथा इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई योजना सवाई माधोपुर है। इंदिरा गांधी नहीं है, माफी चाहूंगी, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना सवाई माधोपुर है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ये नई परियोजना है। ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट, पार्वती कालीसिंध चंबल योजना जिसको हम PKC बोलते हैं, पार्वती कालीसिंध चंबल प्रोजेक्ट, वर्तमान नाम क्या हो गया, राम जल सेतु परियोजना। ये राजस्थान प्रदेश की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसकी 13 दिसंबर 2022 को केंद्र ने पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना को ERCP से जोड़ने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया है। इससे 32 बांध भरे जा सकेंगे। इनमें रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नवनेरा बैराज, मेज बैराज,
राठौर बैराज, डुंगरी बांध एवं पूर्व निर्मित 26 बांधों का पुनरुद्धार होगा। इससे राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई और पेयजल उपलब्ध होगा। इससे राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में 5.60 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का पानी मिल सकेगा। इस योजना से राज्य के धौलपुर, अलवर, करौली, दौसा, जयपुर, टोंक, अजमेर, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़ आदि जिलों को पेयजल, औद्योगिक और सिंचाई होगी। यह परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश सरकारों के मध्य हुए समझौते से वर्तमान में केंद्र से स्वीकृत हुए हैं। इस समझौते पर 28 जनवरी 2024 को भारत सरकार, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य हस्ताक्षर हुए। विगत वर्षों से राज्य सरकार सिंचाई के क्षेत्र विस्तार तथा जल के उचित उपयोग की दिशा से सचेष्ट है। इसके अंतर्गत अनेक कार्य योजनाएं पूर्ण की गई हैं। इनमें से कतिपय प्रमुख हैं। पहला, नहरों के जीर्णोद्धार के अंतर्गत गंग नहर की मरम्मत, चंबल की दाई मुख्य नहर की जीर्ण शीर्ण हालत के लिए परियोजना तैयार, इंदिरा गांधी नहर प्रणाली की मरम्मत एवं सफाई, वितरण हेतु बांधों को निर्धारित मानदंड के अनुरूप बनाना, हरिके बैराज पर क्लोजर लेकर इसके गेटों की मरम्मत आदि प्रमुख। नेक्स्ट है, आगामी वर्ष में 5 वृहद परियोजनाओं, बाड़मेर लिफ्ट परियोजना, प्रथम चरण केरू बेरू जोलियानी जोधपुर, रेवा झालावाड़ डांग धौलपुर तथा फ्लोराइड नियंत्रण आरआई अजमेर कार्य पूर्ण हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अब तक छापी झालावाड़, पांचना करौली, बेथली बारा, चमोली झालावाड़ मध्यम परियोजना तथा 99 लघु सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण की गई हैं। नेक्स्ट है, माही परियोजना में राजस्थान के पानी के अधिकतम उपयोग हेतु मास्टर प्लान तैयार। नेक्स्ट है, भूजल दोहन को रोकने हेतु सतही जल योजनाओं पर जोर। नेक्स्ट है, चंबल के पानी का सिंचाई एवं पेयजल हेतु अधिक उपयोग हेतु मध्य प्रदेश से वार्ता प्रगति पर है। नेक्स्ट है, जल के उचित उपयोग, विकास एवं प्रबंधन हेतु राज्य स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट पर कार्य प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा पोषित राजस्थान सिंचाई सुदृढ़ीकरण परियोजना का वर्ष 2010-11 में प्रारंभ किया गया। इस योजना के तहत 205 लघु सिंचाई परियोजना के बांधों एवं नहरों का सुदृढ़ीकरण कराया जाएगा। इससे 84,400 हेक्टेयर क्षेत्र में किसान लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट है, अटल भूजल योजना केंद्र सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से भूजल के गिरते स्तर को रोकने के लिए तथा जल प्रबंधन हेतु 1 अप्रैल 2020 से लागू की गई है। इसमें राजस्थान के 17 जिले सम्मिलित हैं। यह वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक के लिए है। नेक्स्ट, राजस्थान को गुजरात के सरदार सरोवर बांध से पानी मिल रहा है, जिससे बाड़मेर, बालोतरा, जालोर जिलों में सिंचाई और पेयजल की पूर्ति की जाती है। निसंदेह सिंचाई के विकास एवं विस्तार हेतु राज्य में अनेक योजनाएं क्रियान्वित हैं। इनके पूर्ण होने से राज्य में जलापूर्ति में सुधार आएगा। जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन। जल संरक्षण राजस्थान की प्राथमिक आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जल की कमी है। राज्य का आधे से अधिक क्षेत्र शुष्क एवं अर्धशुष्क से शुष्क है, जहाँ वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर से कम है। राज्य में यदा अकाल की छाया बनी रहती है। भूजल स्तर निरंतर नीचे होता जा रहा है, अतः जल के उचित प्रबंधन एवं संरक्षण द्वारा ही जलापूर्ति संभव है। इस दिशा में अनेक सरकारी योजनाएं चल रही हैं, किंतु इनकी सफलता का जन सहयोग एवं तकनीकी तंत्र को सुदृढ़ करके तथा परंपरागत जल संरक्षण की विधियों को अपना कर लिया जा सकता है। राज्य के जल संसाधनों के वर्णन से स्पष्ट है कि यहाँ के उपलब्ध जल का समुचित एवं नियोजित उपयोग किया जाना अति आवश्यक है। जल संरक्षण हेतु निम्न उपाय आवश्यक हैं। पहला, सिंचाई हेतु नवीन पद्धतियों का अपनाना। पानी बचाने के लिए यह अति आवश्यक है कि सिंचाई की नवीन एवं आधुनिक तकनीक को अपनाया जाए। इसके लिए फुहारा, स्प्रिंकलर तथा बूंद बूंद सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन विधियों सर्वोत्तम है। इसके द्वारा 50% तक बचत की जा सकती है तथा पौधों को आवश्यक जल प्राप्त हो जाने से उनकी वृद्धि भी समुचित होती है। इसी के अंतर्गत रबर के पाइपों द्वारा दूरस्थ स्थानों तक पानी पहुंचाना उत्तम होता है, जिससे जमीन में अनावश्यक
पानी सोखने से बच जाता है तथा जितनी आवश्यकता है उतना पानी पहुंचाया जा सकता है। सरकारी स्तर पर भी नवीन पद्धतियों को अपनाने हेतु ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था है। सेकंड पॉइंट है जल दुरुपयोग पर नियंत्रण। प्राय देखा जाता है कि जब और जहां अधिक जल उपलब्ध होता है तो उसका दुरुपयोग किया जाता है। सिंचाई के जल का दुरुपयोग अर्थात अधिक में खेतों को पानी देने से अनेक क्षेत्रों में सेम, वाटर लॉगिंग तथा लवणता, सैलिनिटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। गंग नहर तथा इंदिरा गांधी नहर के अनेक क्षेत्रों में सेम के कारण भूमि कृषि योग्य नहीं रही। इसी कारण पेयजल का दुरुपयोग आम है। इस उपयोग को रोककर इस जल का अन्यत्र उपयोग संभव है। इस कार्य हेतु जागृति पैदा करना आवश्यक है। सरकार द्वारा चलाई गई जल चेतना यात्रा एवं किसान महोत्सव इस दिशा में सही कदम है। तीसरा है कृषि पद्धति एवं फसल प्रतिरूप में परिवर्तन। पानी की कमी को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में शुष्क कृषि ड्राई फार्मिंग अपनाई जाए। इसमें वर्षा के जल को सहेज कर रखने तथा वाष्पीकरण रोकने का कार्य किया जाता है। इसी प्रकार ऐसी फसलों का उत्पादन किया जाए जो अपेक्षाकृत कम पानी में होती है। कृषि वानिकी तथा बागानी कृषि को प्राथमिकता देना आवश्यक है। काजरी ने शुष्क क्षेत्रों हेतु अनेक फसलों की प्रजातियां विकसित की हैं और उनका प्रचलन उचित होगा। चौथा पॉइंट है भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग। राज्य में भूमिगत जल का स्तर निरंतर कम होता जा रहा है, अतः उसका उपयोग नियोजित ढंग से किया जाना आवश्यक है, जिससे उसकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से हो सके और उसका नियमित उपयोग संभव हो। भू जल संरक्षण पुनर्भरण हेतु अफवाह तंत्र को भी संरक्षित रखा जाना चाहिए। पांचवा पॉइंट है सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन। सामान्यतः राज्य की सिंचाई योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन नहीं किया जाता। इंदिरा गांधी परियोजना का निर्माण मार्च 1958 से चल रहा है और आज भी पूर्ण नहीं हुआ है। इसी प्रकार बिसलपुर पेयजल योजना अभी भी पूर्ण नहीं हुई है। इस प्रकार राज्य की अनेक सिंचाई योजनाएं समय से पूर्ण नहीं हो पाती। इससे न केवल लागत अत्यधिक हो जाती है, अधिक जलापूर्ति भी नहीं हो पाती। 6 पॉइंट है छोटे बांधों, तालाबों एवं एनीकट आदि का निर्माण। राज्य में छोटी छोटी अनेक नदियां हैं जिनमें वर्षा काल में पानी आता है, अतः आवश्यक है कि उनके पानी का सिंचाई के लिए क्षेत्रीय आधार पर छोटे छोटे बांधों का निर्माण किया जाए। इसी प्रकार एनीकेटों के निर्माण द्वारा वर्षा के जल को संरक्षित कर ग्राम स्तर पर जल का उपयोग किया जा सकता है। राज्य द्वारा इस दिशा में विगत 15 वर्षों से ध्यान दिया जा रहा है तथा इस और अधिक सक्रिय कार्य करने की आवश्यकता है। 7वां पॉइंट है जर्जर नहरी तंत्र की मरम्मत एवं वितरिकाओं एवं नालों को पक्का करना। राज्य के नहरी तंत्र की अनेक नहरों में रिसाव के कारण पानी व्यर्थ होता रहता है, अतः नहरों की मरम्मत तथा उनमें जमा कीचड़ को निकालना आवश्यक है। इसी प्रकार वितरिकाओं को पक्का किया जाए जिससे जल व्यर्थ ना जाए। खेतों तक पानी देने वाले नालों को सरकार तथा किसानों के आपसी सहयोग से पक्का बनाना चाहिए, जिससे उपलब्ध जल का समुचित प्रयोग हो सके। 8वां है जल प्रबंधन। जल संरक्षण हेतु जल प्रबंधन प्राथमिक आवश्यकता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान आवश्यक हैं। पहला, उपलब्ध जल का सर्वेक्षण। दूसरा, जल स्रोतों का उचित रखरखाव। तीसरा, सिंचाई हेतु नवीन तकनीकों का उपयोग। चौथा है जल दुरुपयोग पर नियंत्रण। पांचवा है जल प्रदूषण पर नियंत्रण। छठा है पेयजल को बचाना। सातवां है सिंचाई जल का उचित उपयोग एवं जल प्लावन का लवणता बचाव। आठवां है जल वितरण प्रणाली में एक रूपता लाना और नवा है जलोत्थान को तत्कालिक एवं दीर्घकालीन योजना तैयार करना आदि। नवा है जल संसाधनों का सर्वेक्षण। जल संरक्षण हेतु आवश्यकता है कि वर्तमान में उपलब्ध जल संसाधनों का समुचित सर्वेक्षण किया जाए। वर्तमान में उपलब्ध सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग तकनीक द्वारा ये कार्य वैज्ञानिक ढंग से किया जा सकता है। इसके द्वारा भावी जल संसाधनों का भी ज्ञान कर उनके उपयोग की उचित योजनाएं बनाई जा सकती हैं। 10वां पॉइंट है परंपरागत जल संरक्षण विधियों का प्रयोग। राजस्थान राज्य सदैव से पानी की कमी का क्षेत्र तथा अकाल से त्रस्त रहा है। यहाँ के निवासियों ने जल संरक्षण की विधियों अपने अनुभव एवं आवश्यकता के अनुसार विकसित की हैं, किंतु उनमें से अधिकांश विधियों को भुला दिया जाता है। अतः यह आवश्यक है कि परंपरागत विधियों को पुनः प्रयोग में लाया जाए।
11वां पॉइंट है कि झील संरक्षण योजना, झीलों के संरक्षण, जल की गुणवत्ता में वृद्धि, जल संरक्षण क्षेत्र का उपचार तथा झीलों के सौंदर्यीकरण हेतु केंद्र सरकार ने झील संरक्षण योजना के अंतर्गत पिछोला झील, फतेह सागर झील, पुष्कर सरोवर, आना सागर एवं नक्की झील हेतु अनुदान प्रदान किया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में अन्य झीलें जैसे जैतसागर बूंदी, गैप सागर डूंगरपुर, डायला तालाब, बांसवाड़ा किशोर सागर, कोटा राजसमंद में गुंडलाव, किशनगढ़ में उदय सागर उदयपुर, गोवर्धन सागर उदयपुर, घड़लीसर जैसलमेर, कायलाना जोधपुर तथा सामर झील को सम्मिलित किया है। 12वां पॉइंट है वर्षा जल संरक्षण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। राज्य में जल की कमी को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने वर्षा जल ग्रहण के प्रति न केवल जागरूकता प्रारंभ की है, अपितु 300 वर्ग मीटर क्षेत्र से अधिक के आवासों, प्रतिष्ठानों, होटल आदि पर इसको अनिवार्य कर दिया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग अर्थात वर्षा जल संरक्षण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला, सीधे जमीन के अंदर, इसमें बरसाती पानी को एक गड्ढे के जरिए सीधे धरती के भूगर्भीय जल भंडार में उतार दिया जाता है। दूसरा है खाई बनाकर रिचार्जिंग। बड़े स्थानों के परिसर की बाउंड्री वॉल के पास बड़ी नालियां बनाकर पानी को जमीन के भीतर उतारा जाता है। तीसरा पॉइंट है कुओं में पानी उतारना। छत के बरसाती पानी को पाइप के जरिए घर के पास स्थित कुएं में उतारा जाता है। चौथा है ट्यूबवेल में पानी उतारना। एक पाइप के जरिए छत पर जमा बरसाती पानी को सीधे ट्यूबवेल में उतारा जाता है। छत और ट्यूबवेल के जोड़ने वाले पाइप में फिल्टर लगाना आवश्यक है। पांचवा है टैंक में जमा करना। बरसाती पानी को सीधे टैंक में जमा कर लिया जाता है। ये यद्यपि पश्चिमी राजस्थान में सदियों से प्रचलित है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कई देशों में सफलता से आजमाया जा चुका है। राजस्थान जैसे राज्य के लिए ये पद्धति अत्यधिक उपयोगी है। परंपरागत जल संरक्षण की विधियां, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन। राजस्थान में निम्नलिखित परंपरागत जल संरक्षण की विधियां सदियों से प्रचलित हैं। उन्हें पुनर्जीवित कर उपयोग में लाया जा सकता है। पहला तालाब, दूसरा झीलें, तीसरा है कुएं। ऊपर लिखित रूप में इन तीनों का प्रचलन संपूर्ण राजस्थान में है। जल संरक्षण हेतु परंपरागत जल स्रोतों के प्रबंधन का स्वरूप निम्नलिखित है। पहला है नाड़ी। यह एक प्रकार का पोखर होता है जिसमें वर्षा का जल सिंचित होता है। पश्चिमी राजस्थान में सामान्यतः प्रत्येक गांव में पोखर का निर्माण किया जाता है। इसमें वर्षा का जल संचित कर लिया जाता है। इसका निर्माण जल ग्रहण क्षेत्र में किया जाता है। सामान्यतः इसके संग्रहित जल 7 से 8 माह तक रहता है। यदि नाड़ी कच्ची होती है तो इसमें रिसाव होता है, किंतु पक्की नाड़ी में जल अधिक समय रहता है। दूसरा है बावड़ी। राजस्थान में बावड़ियों के निर्माण की परंपरा रही है। ये एक सीढ़ीदार वृहद कुआं होता है। इसमें वर्षा के जल के अतिरिक्त भूमिगत जल का स्रोत भी होता है। अनेक राजाओं एवं सेठों ने राज्य के विभिन्न भागों में इनका निर्माण कराया, जो कलात्मक भी है। शेखावाटी की बावड़ियां तथा बूंदी की बावड़ियां अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध हैं। वर्तमान में रखरखाव के अभाव में इन बावड़ियों की दुर्दशा हो रही है। जल संरक्षण हेतु पुरानी बावड़ियों का सुधार कर उनका उपयोग किया जाना आवश्यक है। तीसरा है टोबा। यह भी नाड़ी के समान किंतु अधिक गहरा होता है तथा पश्चिमी राजस्थान में पारंपरिक जल स्रोत के रूप में प्रचलित है। इसके जल का उपयोग पेयजल, पशुओं के लिए तथा सीमित सिंचाई के लिए किया जाता है। चौथा है खड़ीन। खड़ीन जल संरक्षण की परंपरागत विधि है जो तकनीकी दृष्टि से भी उत्तम है। जैसलमेर में इनका निर्माण 15वीं सदी में प्रारंभ हुआ था और आज भी इस क्षेत्र में लगभग 500 खड़ीन हैं, जिनसे हजारों हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। खड़ीन मिट्टी का बांधनुमा अस्थायी तालाब होता है, जिसे ढाल वाले भूमि के नीचे बनाया जाता है तथा दो तरफ पाल उठाकर तथा तीसरी ओर पत्थर की दीवार बनाई जाती है। इनमें यदि अतिरिक्त पानी आता है तो ऊपर से निकल जाता है। खड़ीन एक उत्तम विधि है जो शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में सफल होते हैं। पांचवा है टांका या कुंडी। यह भी वर्षा जल को संग्रह करने का साधन है, जिसका प्रचलन मरुस्थलीय क्षेत्रों में है। टांका या कुंडी या कुंड का निर्माण पेयजल हेतु किया जाता है। प्राय सार्वजनिक स्थलों पर इनका निर्माण किया जाता है, तो इनका निर्माण दूसरी ओर मकानों एवं संसाधनों आदि में भी कराया जाता है। वर्षा का जल मीठा होता है
तथा अनेक क्षेत्रों में भूमिगत जल खारा होता है। अतः पेयजल के रूप में उनका विशेष उपयोग है। ये पूरी तरह ढका होता है, अतः जल वाष्पीकरण नहीं होता। हाल ही में राज्य सरकार ने इस दिशा में पहल की है और सार्वजनिक भवनों एवं बड़े आवासों में इनका बनवाना प्रारंभ कराया है, जिससे वर्षा जल संग्रहण हो सके। 6 है कुएं। पश्चिमी राजस्थान में कुएं बनाने की परंपरा है, उन्हें बैरी भी कहते हैं। इनका निर्माण तालाब के पास किया जाता है, जिससे उनके रिसाव का पानी इसमें आता है। ये 10 से 15 मीटर तक गहरी होती है। सुरक्षा के लिए ढका जाता है। बीकानेर, जैसलमेर जिलों में कुएं का प्रचलन अधिक है। उपयुक्त वर्णित परंपरागत विधियां जिन्हें भुला दिया गया था, आज उन पर पुनः ध्यान दिया जा रहा है। इसमें राज्य सरकार के साथ साथ जन भागीदारी की अधिक आवश्यकता है। वास्तव में राजस्थान में जल संरक्षण प्राथमिक आवश्यकता है। इस दिशा में राजस्थान सरकार ने जल स्वावलंबन अभियान का प्रारंभ 27 जनवरी 2016 को 3529 गाँवों में किया है। मिशन अमृत सरोवर के अंतर्गत प्रत्येक जिले में कम से कम 15 अमृत सरोवर का निर्माण विकास करना है। इसके अनुसार गांव के जल बजट अनुसार पेयजल एवं सिंचाई जल उपलब्ध करवाकर गांव को जल आत्मनिर्भर बनाना है। इसमें जल सहभागिता से वर्षा जल संग्रहण हेतु तालाब, एमीकट, मिट्टी के बांध, टांका, खड़ीन, खेत तलाई आदि का निर्माण किया जाएगा। तो आज हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और ये हमारा चैप्टर पूरा होता है। धन्यवाद।